डियर स्टूडेंट्स, प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं संबंध और फलन, जो आपके 12th क्लास का जो पहला है गणित का पहला चैप्टर है। इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे कि संबंध क्या होता है और इसके प्रकार। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं संबंध और इसके प्रकार से, कि संबंध में जैसे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध होता है तो उससे क्वेश्चन रहता है, और एक तुल्यता संबंध होता है, इससे क्वेश्चन रहता है कि कोई एक संबंध दे देगा और पूछेगा कि ये जो संबंध है किस प्रकार का संबंध है, यानी ये रिलेशन व्हाट टाइप ऑफ दिस रिलेशन इज। तो उसमें पूछेगा कि ये आपका स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है, आप बताइए। तो चलिए इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक क्या होता है और इसको कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ समझते हैं संबंध, है ना। संबंध यानी इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ठीक, हम लोग का जो पहला पार्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फंक्शन, है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस क्या होते हैं, संबंध। तो यहाँ पे जो है संबंध जो हम लोग बनाते हैं वो एक समूचे से, किसी एक समूचे ए से उसी समूचे ए में हम संबंध एक स्थापित करते हैं, और ये लिखा जाता है इस तरह से कि आर इज ए रिलेशन सच दैट फ्रॉम ए टू ए। मतलब आर एक संबंध इस प्रकार है कि ये संबंध जो बना है ए से ए में बना है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं आप एक संबंध बनाते हैं कोई रिलेशन ए से ए में, तो ये कैसे बनता है, कैसे काम करता है, इसको हम समझते हैं। तो इसमें जो रिलेशन में जो भी आपके एलिमेंट आते हैं ये ऐसे आते हैं ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, यानी क्रमित युग्म, जैसे कि 1 1 2 2 3 3, है ना, ऐसे करके देता है और पूछता है कि ये जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है, यानी ये कौन सा संबंध है, ये सममित है, संक्रामक है या स्वतुल्य है। तो चलिए देखते हैं कि ये सममित, संक्रामक और स्वतुल्य होता क्या है और ये रिलेशन बनता कैसे है। ठीक, तो इसके लिए हमें जो है सबसे पहले किसी एक समूचे को समझना होगा। एक समूचे मान लेते हैं ए है, इसमें 3 सदस्य 1 2 और 3 हैं। ठीक, अब इस समूचे का जो है पहले तो हमें एक और इसमें चीज़ समझना है, ये एक समूचा है। ठीक, ये एक समूचा है, ठीक, जिसको हम अंग्रेजी में सेट बोलते हैं। अब इस सेट का जो है ना, इस सेट का जो है हम कार्तीय गुणन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, समूचय का, है ना, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन को, है ना। कार्तीय गुणन निकालते हैं तो कैसे निकलता है किसी सेट का कार्तीय गुणन यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग लिखते हैं जैसे समूचे ए का अगर हम कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं तो ए गुणे ए ऐसे लिखते हैं, है ना। और ये जो कार्तीय गुणन होता है ये कितना आता है, तो ए गुणे ए का मतलब है यानी ए क्रॉस ए, है ना, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए का मतलब है 1 2 3 जो है सेट ए, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं 1 2 3 से। तो इसमें जो होता है सभी ऑर्डर्ड पेयर को हम लोग ले लेते हैं जो ए और ए से बनाए जा सकते हैं। जैसे कि आप मान लेते हैं जैसे 1 1 1 से 1 का, फिर इस 1 से 2 का तो 1 2, फिर 1 से 3 का तो 1 3, यहाँ देखेंगे 1 से 1 का, फिर 1 से 2 का, फिर 1 से 3 का, फिर अब 2 से शुरू करेंगे तो 2 1। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 2, और फिर क्या होगा 2 3, ऐसे ही 3 1 3 2 और 3 3। ठीक, तो ये हमारा कार्तीय गुणन निकल गया। ए से ए का ये कार्तीय गुणन है जिसको हम लोग ए क्रॉस ए या कार्टेशियन प्रोडक्ट कार्तीय गुणन ए का है। ठीक, ए से ए का। अब जो है ये कार्तीय गुणन जो आया इसमें यहाँ देखेंगे ये जो हमने जो ये एलिमेंट लिया था रिलेशन में, ये इस कार्तीय गुणन का ही सदस्य है। यहाँ देखेंगे इस कार्तीय गुणन में 1 1 आया है, इस कार्तीय गुणन में 2 2 आया है, इस कार्तीय गुणन में 3 3 आया है। तो इसी के एलिमेंट को जब हम लेते हैं, है ना, किसी सेट से जिस सेट में हमको रिलेशन बनाना है उसका हम कार्तीय गुणन का ही क्या करते हैं, एलिमेंट यानी सदस्यों को लेते हैं, तो वो क्या होता है, एक संबंध स्थापित होता है उन दोनों सेट के बीच में। ठीक है, ये दो अलग अलग सेट में भी हो सकता है,
जैसे कि यहाँ पर ए हो सकता है और ये बी हो सकता है, तो ए से बी में होगा, तो वहाँ पे हम ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को मतलब कार्तीय गुणन ए और बी का जो होगा उसके सदस्यों को लेंगे तो वो एक संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे ही डिफाइन करते हैं कि आर इज मतलब आर कोई संबंध होता है ए से ए में यदि ए क्रॉस ए के सब मतलब ए क्रॉस ए के है ना सदस्य आर में शामिल हो। यानी हम कह सकते हैं कि संबंध जो होता है आर वो आर कोई है ना संबंध होता है यदि है ना यदि किसी समूचय के कार्तीय गुणन, कौन से गुणन बाबू, कार्तीय गुणन के है ना कार्तीय गुणन के सदस्य कार्तीय गुणन के सदस्य आर में शामिल हो है ना किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन के सदस्य है ना आर में शामिल हो तथा एक चीज़ और रखेंगे तथा है ना तथा क्या हो बाबू कि जैसे कि आर कोई हम रिलेशन ये जो लिए हैं ये ए से ए में है तो किसी समुच्चय के कार्तीय गुणन मतलब किसी समुच्चय के कार्तीय गुण किसके साथ, उसी समुच्चय के साथ, तो यहाँ लिखे हैं तथा यह क्रमित युग्म हो, यह क्या हो क्रमित युग्म मतलब ऑर्डर्ड पेयर हो है ना क्रमित युग्म हो। यहाँ पे है क्रमित युग्म का मतलब होगा ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म का मतलब क्या होगा ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि क्रमित युग्म मतलब दो क्रम में रहेगा आपको, जैसे कि यहाँ देखिए ये 1 1 ये क्रमित युग्म हो, तो यानी क्रमित युग्म होना चाहिए। ऐसे कार्तीय गुणन है तो कार्तीय गुणन के सदस्य जो होंगे वो क्रमित युग्म ही होंगे, ये भी है, तो हम यहाँ क्रमित युग्म को लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्रमित युग्म को समझ लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमने यहाँ ए क्रॉस ए लिया है तो इसमें बहुत सारे रिलेशन हम ले सकते हैं R1 R2 R3 है ना, यानी रिलेशन 1 रिलेशन 2 रिलेशन 3। अब यहाँ पे हम आपको समझाएंगे इसमें कि देखिए ये तो हुआ कि संबंध किस तरह से होता है, क्या होता है, कैसे हम एलिमेंट्स को ले सकते हैं। अब जो है जैसे क्रॉस ए कार्तीय गुणन क्या होता है, अब यहाँ हम समझेंगे कि कैसे कौन से एलिमेंट किस समुच्चय संबंध में आते हैं, तो वो कौन सा जो होता है संबंध होता है। जैसे कि कब वो जो होगा आपको सम्मित होगा, कब स्वतुल्य होता है और कब संक्रामक होता है। ठीक है, इस चीज़ को अब हम चलिए समझते हैं। तो देखिए जैसे हमने एक R1 रिलेशन बनाया फ्रॉम ए टू ए है ना, तो ए से ए में अगर हमने R1 एक संबंध बनाया और उसमें जैसे पहला हम उदाहरण लिए हैं ऊपर, यही हमने एलिमेंट रखा है ना 1 1 2 2 और 3 3। ठीक, इस तरह से हमने एलिमेंट रखा। एक दूसरा संबंध हमने बनाया ए से ए में जिसमें हमने एलिमेंट्स को कुछ इस तरह से रखा 1 2 2 1 है ना 1 3 3 1 है ना 1 3 3 1 या 2 3 3 2, इस तरह से हमने एलिमेंट्स को रखा। ठीक, और एक हम तीसरा संबंध बनाया है ना जिसमें हमने ए से ए में ही इसको भी बनाया और सेम ऊपर का ही उदाहरण हम लेके चल रहे हैं। ये जो हमने ए क्रॉस ए निकाला है यहीं से हम सब संबंध बना रहे हैं। तो इसमें हमने इसी में का कुछ एलिमेंट चूज किया। देखिए यहाँ पे 1 2 इसी में का है, 2 1 इसी में है ना, 1 3 इसमें है, 3 1 इसी में है, 2 3 इसमें है ना जी, 3 2 इसमें है। मतलब हमने इसी में का एलिमेंट लिया, हमने अलग से कहीं नहीं लिया, हमने ए क्रॉस ए का ही एलिमेंट लिया, तो भी वो ए से ए में परिभाषित होगा। ठीक है, अब दूसरा जो है हमने ले लिया ऐसे कि 1 2
और फिर ले लिया हमने 2 3 और 1 3, ठीक। और हमने ले लिया 2 2 2 3, है ना, 2 2 2 3, और हमने ले लिया 1 2, ये बस हमने इतना ही लिया है ये, ठीक। इतना हमने एलिमेंट ले लिया। अब इसको ध्यान से समझेंगे क्या है कि ये जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पे पहला जो R1 है, यानी पहला जो रिलेशन है जिसमें हमने 1 1 2 2 3 3 लिया है, इस तरह का संबंध जिसमें एक के जो सदस्य है उनका रिपीटिशन हुआ है, मतलब उसको दोहराया गया है उसी को, तो ये इस तरह का संबंध जो होता है ये स्वतुल्य होता है। ये क्या होता है आपका? स्वतुल्य होता है, स्वतुल्य संबंध, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि ये संबंध जो कहलाता है ये स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य क्यों? स्व मतलब होता है खुद, और तुल्य बने बराबर, जो खुद के बराबर हो क्या होगा? स्वतुल्य, है ना, खुद के बराबर होता है, स्वतुल्य होता है। तो स्वतुल्य संबंध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जब आपको देगा तो ऐसे आप समझेंगे कि जिसमें रिपीट करके आया है 1 1 2 2 3 3, तो वो क्या होगा? आपका स्वतुल्य होगा, ठीक है। दूसरा जो संबंध देख रहे हैं हम, ये जो संबंध देख रहे हैं दूसरा संबंध ये जिसमें आपका 1 2 2 1 1 3 3 1 2 3 3 2 है, मतलब हर एक एलिमेंट्स का क्या है? ऑपोजिट, रिपीटिशन उल्टा है। तो ये देखेंगे जैसे 1 2 आया तो इसका उल्टा क्या है? आपका 2 1 है, इसमें 1 3 है ऑर्डर पेयर, तो इसका उल्टा 3 1 है ऑर्डर पेयर, 2 3 है तो 3 2 है। तो एवरी एलिमेंट ऑफ R2 का जो है उल्टा रिपीटिशन आया हुआ है ना। तो इस तरह के संबंध को हम लोग बोलते हैं सममित संबंध। ये कौन सा संबंध होता है बाबू? सममित। इसको हम लोग बोलते हैं सममित, सममित संबंध, है ना, सममित संबंध, ठीक। एक तो हो गया स्वतुल्य संबंध और दूसरा हुआ सममित। और एक तीसरा आता है जो होता है आपका संक्रामक। क्या होता है? संक्रामक। अब देखिएगा तीसरा जो ये R3 लिखे हैं इसको समझिएगा। R3 ये संक्रामक है कैसे? जैसे हमने 1 2 लिया, 1 2 लिया तो यहाँ क्या है? 2 3 है। तो जैसे 1 का रिलेशन 2 से है और फिर इस 2 का रिलेशन क्या है? 3 से है, तो इस 1 का रिलेशन भी 3 से होना चाहिए। मतलब 2 जो है मिडिल टर्म जो है दोनों में बराबर है, तो 1 का रिलेशन 3 से होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड कि ये आपका इसमें 1 3 आया हुआ है, तो ये आपका एक, है ना, संक्रामक संबंध होगा। जैसे यहाँ देखेंगे अगर 2 का रिलेशन 2 से है और फिर 2 का रिलेशन 3 से है, तो मतलब 2 2 इसमें मिड टर्म है, तो फिर 2 3 इसमें आना चाहिए, यानी 2 का और 3 का रिलेशन भी इसमें होना चाहिए। तो ये तो पहले से ही यहाँ 2 3 है ही, तो ये एक तरह से संक्रामक संबंध होगा। इसको हम कहें कि ये जैसे एक छुआछूत वाली जो बीमारी नहीं होती है कि अगर ए रिलेटेड है आपका बी से और फिर यही बी रिलेटेड है सी से, तो ए और सी भी क्या होंगे? एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा एलिमेंट मतलब इसमें होना चाहिए रिलेशन में, तो आप कहेंगे कि ये संक्रामक संबंध है। कौन सा संबंध है? संक्रामक है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी भी एलिमेंट का रिपीटिशन आ रहा है ना, यानी वो रिपीट करके आ रहा है, तो वो क्या होगा? आपका स्वतुल्य होगा। इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। दूसरा जो है इसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक। क्या बोलते हैं इसको? सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा जो है ये होता है आपका संक्रामक। तीसरा जो है ये होता है हमारा संक्रामक संबंध। ये है आपका संक्रामक संबंध, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये तीनों रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव समझ में आ गए होंगे। ट्रांजिटिव में क्या होता है, यानी संक्रामक संबंध में क्या होता है? ये संक्रमित रोग जैसा होता है। ए से बी रिलेटेड है तो बी से सी, तो ए सी भी उसमें आना चाहिए। तो इस तरह से हमको अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि इसमें पता करिए कि कौन सम्मित है, कौन संक्रामक है और कौन स्वतुल्य है, या एक संबंध दे देता है
और पूछता है कि इसमें हम बताइए कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है या सममित है, तो हम इसको इसके देख के बता सकते हैं। अगर सबका रिपीटेशन आया है तो स्वतुल्य है, अगर सबका जो है अपोजिट आया हुआ है, उल्टा आया है, तो सममित है, और अगर एक का रिलेशन दूसरे से है, फिर दूसरे का तीसरे से, तो पहले का अगर तीसरे से आया है तो वो संक्रामक है। ठीक, इस तरह से हम इसको देख के बता सकते हैं। एक इसको शॉर्ट फॉर्म मतलब एक जनरल फॉर्म में ये भी होता है कि यदि ए एलिमेंट ऑफ आर, मतलब किसी भी एलिमेंट ए के लिए ये ए रिपीटेड आर में आया हो, है ना, तो आप समझेंगे कि वो क्या है, स्वतुल्य है। वो क्या है, स्वतुल्य है। अगर बी एलिमेंट ऑफ आर है ना, देन बी ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर, तो आप समझेंगे कि क्या है वो क्या है आपका, तो ये सममित है। अगर ए बी आया है तो देन मतलब तो बी ए भी आया है ना, तो वो क्या है, रिलेशन सममित है। इसको दूसरे तरह से ये भी लिख सकते हैं कि यदि ए इज़ रिलेटेड टू बी, मतलब ए का संबंध बी से है, और बी इज़ रिलेटेड टू ए, और बी का भी आर जो रिलेशन है वो बी का ए से जो है वही ए का बी से है, तो वो समझेंगे कि क्या है, सममित है। और अगर ये तीसरा होता है कि अगर ए इज़ रिलेटेड टू बी और बी इज़ रिलेटेड टू सी, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो आपका ए इज़ रिलेटेड टू सी होना चाहिए, है ना। तो अगर ये दोनों होता है और ये तीसरा भी है, ए इज़ रिलेटेड टू सी, तो वो संबंध संक्रामक है। ठीक है, तो इस तरह से भी एक जनरल फॉर्म में पूछ देता है कि अगर ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, और फिर ए का रिलेशन अगर सी से हो रहा है, तो वो कौन सा संबंध होगा, तो वो जो हो जाएगा आपका संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, और इन सब तीनों संबंध को मिला करके, चाहे स्वतुल्य हो, सममित हो या संक्रामक हो, जो संबंध तीनों हो जाए, मतलब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो, तो उसको हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग तुल्यता संबंध यानी कि इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं। वो तुल्यता हो जाता है, मतलब कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं, तो वैसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, उसे हम तुल्यता संबंध कहते हैं। तो तुल्यता संबंध का परिभाषा भी आ सकता है, पूछ सकता है कि तुल्यता संबंध को परिभाषित करिए, तो आप बोलेंगे वैसा संबंध जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं, तुल्यता संबंध कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक संबंध समझ में आया होगा, और इससे अब जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसको आप आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।